लाला और मूसा ने आज से 1000 साल पहले जीटी रोड पर वाक़ इस शहर की बुनियाद रखी। ये आज का लाला मूसा है, कमर जमान कायरा का लाला मूसा। मैं आज मौजूद हूँ कमर जमान कायरा के घर। सियासत, पीपल्स पार्टी और फैमिली से गुफ्तगू आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सबको आज लाला मूसा में कायरा में वेलकम। बहुत थैंक यू सो मच। आप एक मोतबर सियासतदान हैं, पढ़े लिखे हैं, बेहतरीन शोहरत के हामिल हैं, अवाम में से हैं और सियासी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है। लेकिन पिछले दोनों इलेक्शंस आप बहुत बड़े मार्जिन से हार गए थे। वजह क्या पार्टी की मकबूलियत में कमी है या कोई और फैक्टर्स भी थे? मल्टीपल फैक्टर्स होंगे जी, मैं किसी एक फैक्टर के ऊपर तो बात नहीं कर सकता। यकीनन मेरी जमात के ऊपर भी एक मुश्किल वक्त लाया गया, वो भी अब आस्ता आस्ता अनफोल्ड हो रहा है, वो भी एक सूरत हाल थी। एक जो 13 का इलेक्शन था वो तो एक नेचुरली एक सूरत हाल होती है कि आप गवर्नमेंट में रहते हैं तो लोगों की तवक्कुआत बहुत बड़ी होती हैं जी, और उसकी बदौलत वो आप पूरी नहीं कर सकते। हमारे मसाइल ज़्यादा हैं और मसाइल कम होते हैं तो पूरी नहीं कर सकते। दूसरा, मैं समझता हूँ कि मुझ में कोई खामियाँ होंगी, मेरे भाई, मेरे कज़न्स, मेरे अजीज़ व अक़रबा, जो पूरी एक टीम के तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ किसी एक फ़र्द का तो इलेक्शन नहीं होता, ये उसकी पॉलिटिक्स नहीं होती, तो हमारे यहाँ अपने कंडक्ट को भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हमने भी कोई गलतियाँ की होंगी, लोग हमसे नाराज़ हुए। वैसे ज़ाती तौर पे हमारी कोशिश ये रही है आज तक किसी फ़र्द को भी हमारी तरफ से तकलीफ़ ना हो, बट इवन दैन ये लोगों की चॉइस है। पंजाब की सियासत में अमूमी तौर पर ज़ाती वोट बैंक इलेक्शन जीतने में कितना अहम किरदार अदा करता है? हल्के में पार्टी वोट ज़्यादा होता है या ज़ाती वोट? वोट तो जी मल्टीपल वोट होता है, ज़ाती भी है, तो आपका ट्राइबल वोट भी होता है। मुख्तलिफ एरियाज़ है ना, बलूचिस्तान में मतलब वहाँ पे ज़ाती है, ट्राइबल है, केपी में भी ट्राइबल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सिंध के अंदर ट्राइबल बहुत मैटर करता है, पंजाब के बहुत सारे इलाकों में करता है, हमारे यहाँ बरादरियाँ करती हैं। फिर पावर फैक्टर है, फिर वसाइल हैं, पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो का है। फिर हमारे यहाँ जब सियासत के अंदर मदाखलती अमल जारी थे तो उसका भी एक फैक्टर होता है। फिर एक सियासत में कहते हैं हवा किसकी है, लोगों के अंदर परसेप्शन किसका है, तो वो परसेप्शन का भी एक इशू होता है। लेकिन सियासत में जो बुनियादी चीज़ है जो इस्तेहकाम लाती है और वो जमहूरियत जो लोगों को समरात दे सकती है, वो तभी आती है कि अगर हम अपनी बिरादरियों पे, कबीलों पे, मसलक और मज़हब की बुनियाद पे इस सियासत को कंट्रोल करें और असूलों की बुनियाद पे, आइडियाज़ की बुनियाद पे, मैनिफेस्टोज़ की बुनियाद पे, उसकी बुनियाद पे खड़े हों, अपनी पुरानी आइडेंटिटीज़ को तब्दील करके नई शनाख्तें पैदा करें जो जमहूरियत की शनाख्तें हैं। जिस तरह वेस्ट के माशरे या ईस्ट के वो माशरे जहाँ पे जमहूरी तब्दीलियाँ आई हैं, वहाँ उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के अंदर भी ये तब्दीली आए कि लोग पार्टियों को देखें, मैनिफेस्टो को देखें या इंडिविजुअली अफराद की अपनी काबिलियत को देखें, तो उस बुनियाद पे वोट डालें। क्योंकि जो अथॉरिटेरियन रूल्स थे, ये बादशाही निज़ाम थे, उसमें तो कबीले और मसलक और मज़हब और बरादरियों की सियासत होती है, यही वेस्ट पे पुराना था, उन्होंने ये तोड़ा, उससे वो बाहर निकले हैं। हाँ। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम चाहते तो जमहूरियत है जी, लेकिन बिरादरियों को भी कायम रखना चाहते हैं, कबीलों को भी कायम रखना चाहते हैं, ज़ात पात के साथ भी चलना चाहते हैं और मसलक की सियासत भी करते हैं, मज़हब को भी बार बार सियासत के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये सारी शनाख्तें, ये सारे काम जो हैं, ये एंटी पॉलिटिक्स है, एंटी डेमोक्रेसी है। ये नहीं एक फिनोमेना है, इसको हम काबू नहीं कर पा रहे।
ये इसीलिए हमारे यहाँ सियासत जो है या जमहूरियत जो है ये प्रॉपर पनप नहीं रही। सिर्फ इलेक्शन करा देने से, असम्बलियाँ बना देने से, सुप्रीम कोर्ट बना देने से जमहूरियत नहीं आ जाती। जमहूरियत मुआशरों में आती है और उसकी रिफ्लेक्शन या उसका जो सुपर स्ट्रक्चर बनता है या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है या स्ट्रक्चर खड़ा होता है, वो पार्लियामेंट है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वो अदालतें हैं, लेकिन बेसिक उसका जो है वो मुआशरे के अंदर रवैये है। पाकिस्तान में सियासत को अब वो मकाम हासिल नहीं है जो माजी में हुआ करता था। गालम गलोच, हूटिंग, सियाहियाँ फेंकना, हत्ता कि जूतियाँ तक मार दी जाती हैं। सियासत इस मकाम तक कैसे आ गई पाकिस्तान में जी? क्योंकि सियासी अमल के खिलाफ शुरू से ही सियासत के खिलाफ जो फोर्सेस थी वो ज़्यादा पावरफुल थी। पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी कमज़ोर थी। मुस्लिम लीग एक नई सी जमात थी। कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान के बाद मुस्लिम लीग के अंदर कोई बड़े कदावर लोग नहीं थे जिनका पाकिस्तान बनने वाले पाकिस्तान के अवाम से रिश्ता होता। वो बड़े बड़े लॉर्ड्स थे, नवाबीन थे, चंद लोग थे जो अवाम में से थे। तो उसकी वजह से पार्टी स्ट्रक्चर मजबूत नहीं हो पाया और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में वो ब्यूरोक्रेसी हो हमारी या एस्टेब्लिशमेंट हो, इनके स्ट्रक्चर ज़्यादा तगड़े थे। उसकी वजह से शुरू से ही उन दोनों जो क्लासेस थी ना, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो या हमारी अदलिया हो, या ये कॉलोनियल दौर के इदारे थे। और कॉलोनियल दौर में अवाम की खिदमत के इदारे नहीं होते। वो अपने रूलर जो अपना आका था उसके इदारे थे, उसको रूल कर उसके वो ऑर्गन्स थे जी। और वो फॉर द पीपल नहीं थे। उन लोगों के ऊपर हुकूमत करने के लिए उनकी ट्रेनिंग, उनकी साख्त, उनका सब कुछ कंट्रोल, उनका मोराल, सब ये तब्दील होना था। ये हुआ नहीं और हमारे इदारों का वही रोल मोर और लेस चलता गया, ग्रेजुअली बढ़ता गया। और सियासत को जब मार्शल लॉ लग गए या इंटरवेंशंस हो गई, तो सियासत और गैर सियासत या अथॉरिटेरियन रूल या मार्शल लॉ ये एक दूसरे की ज़िद है। तो सियासत को बुरा कहा गया। सियासत तो बुरी नहीं है। आज भी हम कहते हैं कि जी मस्जिद में बैठ के सियासत नहीं करनी। हम खुद कहते हैं, सियासी लोग भी कह देते हैं। इतना ज़्यादा मुरव्वज हो गया है ये। और बड़े आम तौर पर देखिए जी, ये किस काम में ये सैलाब आ गया, इस पे सियासत हो रही है जी, ये जी फलां काम, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, यानी आपने सियासत को गाली बना दिया है। आप लोगों के ज़हनों में क्या डाल रहे हैं कि सियासत बड़ी बुरी चीज़ है। इसकी ये जो मज़हब के अंदर सियासत की बात नहीं होनी चाहिए, मस्जिद में नहीं होनी चाहिए, फलां काम पे सैलाब आ गया है, कोई आफत आ गई है, कोई कौमी इशू आ गया है, इस पे भाई सियासी जमातें सियासत के ज़रिए मुल्क चलाती हैं। आपका आइन सियासी है जी, आपकी पार्लियामेंट सियासी है। अगर ये बुरी है, यानी वहाँ ये इसके ज़रिए काम नहीं करना, तो इसको बंद करो। ये है एक हमारा बैकग्राउंड जिस पे हम सियासत को मलून करते आए हैं। बाकी सोसाइटी सारी डिटेरियोरेट हुई है। जो हमने नज़्म तय किया था, जो पाकिस्तान बनने वाला दोनों यूनिट्स में और हमारे जो सूबे थे और बाकी जो कौमियतें थीं, इनके साथ जो वादे किए गए थे, जो इनको एश्योरेंसेस दी गई थी राइट फ्रॉम द बिगनिंग, हमने वो पूरे नहीं किए। और जिस नज़म के तहत हम चलना चाहते थे पाकिस्तान बना के, वो नज़म हमने चलाया नहीं। मुल्क दो लख्त हो गया। उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, उससे भी हमने सीखा नहीं है। और आज भी हमारा अलमिया यही है कि हम पाकिस्तान को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलाना चाहते हैं, उन असूलों और जवाबत के तहत नहीं। उसी का नतीजा है कि हम मुआशी तौर पे तो बेहतर हो गए हैं क्योंकि उसके अपने फंडामेंटल्स थे, लेकिन मुआशरती तौर पे, इखलाकी तौर पे, इदारा जाती तौर पे इन्हितात है। हम तालीम में डिग्रियां बहुत दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं रही है। हमारे यहाँ अफराद के अंदर दौलत बड़ी आ गई, घर गृहस्थियाँ बड़े, गाड़ियाँ बाड़ियाँ आ गई, ज़िंदगी हमारी बड़ी बेहतर हो गई, बहुत बेहतर हो गया। आम आदमी की ज़िंदगी में भी, गरीब से गरीब आदमी भी आज उतना गरीब नहीं है जितना पाकिस्तान बनने के वक्त था या उससे 10 साल बाद था। आज गुर्बत के स्टैंडर्ड भी बदल गए। आज भी बहुत गरीब, आज भी पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लाइन पर है, लेकिन अब गुर्बत की डेफिनेशन बदल गई। बट हमारी मोरालिटी, हमारे ऊपर कोई दबाव, हमारा कोई प्रेशर, और ये जो जमहूरी निज़ाम होता है ना, ये ताकत के ज़ोर पे नहीं चलता। इसमें अवामी राय की ताकत होती है, पब्लिक ओपिनियन की ताकत होती है, जो दबाव के तहत जो एक ऐसा प्रेशर होता है जो सोसाइटी को बांध के चलता है। हम शुरू से इसको दबाव को खड़ा नहीं कर सके। मुख्तलिफ तबकात अपनी ताकत के ज़ोर पे इस मुल्क के अंदर अपनी बातें मनवाते रहे। तो जब ताकत असूल बन जाए
तो फिर जो जिसके पास जितनी है वो ताकत उसके इस्तेमाल मुताबिक करता है, करें। और यही रवैया मुरव्वज हो गया है। इखलाकी तौर पे हम इन्हितात का शिकार, दबाव अवामी है कोई नहीं। मुझे कोई बुरा कहता है, वो कहता है 100 वर्ड, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरा पैसा होगा तो सारे मेरे ऐप छुप जाएंगे, मेरा ताल्लुक वास्ता फ़ौज में ठीक होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में ठीक होना, सियासतदानों में ठीक होना चाहिए, मेरे सारे काम निकलते रहे। सो हम पर्सनल लिंकेज के साथ चल रहे हैं। ये याद रखिए कि गैर जमहूरी रियासतें शख्सी रियासतें होती है, वह पर्सनल रिलेशनशिप मैटर करता है, और जमहूरी रियासतें इम्पर्सनल रियासतें होती हैं। जितनी कोई रियासत इम्पर्सनल होती चली जाएगी या वहाँ आम आदमी का या आपस में रिश्ते मैटर नहीं करेंगे, बल्कि असूलों के ऊपर, कानून के ऊपर चलेंगे, उतनी ही वो रियासत मुस्तहकम और जमहूरी होगी, उतनी ही क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी बेहतर होगी, उतनी ही उसकी डिलीवरी बेहतर होगी। हम आज भी वहीं खड़े हैं, और तजाद हमारा ये है कि चलना जमहूरियत के तहत है और काम सारे गैर जमहूरी है। बिल्कुल। पाकिस्तान में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जमहूरियत है? ये सवाल तो आपने ऐसा किया कि मैं सिवाय एक के और जवाब ही कोई नहीं दे सकता। वो मेरी जमात है। किसी से भी पूछेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है, सियासी जमातों के अंदर डेमोक्रेसी उतनी ही आएगी ना जितने मुआशरे के अंदर। पिलनेट का एक्चुअली सर्वे था जिसमें कहा जाता है कि जमाते इस्लामी में जमात इस्लामी में जमहूरियत है, इसमें कोई शक नहीं है। जमात इस्लामी के अंदर राय का भी इजहार का, लेकिन उनका अपना स्ट्रक्चर्स है। उनके अपने स्ट्रक्चर्स को अगर आप स्ट्रिक्टो सेंसो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर्स लेके आए तो शायद ऐसा नहीं है, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे ऑर्गेनाइज्ड उनके मुकाबले में अगर एक, क्योंकि हम गैर मुनज़्ज़म सियासी जमात हैं, वो एक मुनज़्ज़म सियासी जमात है, सियासी मजहबी जमात। गैर मुनज़्ज़म जमातें भी बड़ी पॉपुलर जमातें होती, दुनिया में ज़्यादातर गैर मुनज़्ज़म जमातें, वहाँ पे केडर ट्रेनिंग होती है, एक बंदा उनके साथ शामिल होता है। यही एग्जैक्टली डिटो आपको चाइना में मिलेगा, यही आपको रशिया पुराने में मिलेगा, और कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो भी ऐसे ही। इसलिए जमात इस्लामी मुल्क की पॉपुलर जमात नहीं है, जमहूरी जमात आप ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन जो जमहूरी रवैये अगर कंपैरेटिवली देखे जाए तो मेरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, हमारे अंदर भी खामियाँ हैं, लेकिन बाकी जमातों के मुकाबले में बेशुमार हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक नाम है। आज भी हमारे यहाँ बड़ा ओपन लोग राय से इख्तलाफ करते हैं, पार्टी से इख्तलाफ कर लेते हैं, लीडरशिप से, और उनकी अपनी राय देते हैं और वो बर्दाश्त की जाती है। पार्टी के अंदर बैठ के हम बड़ी सख्त किस्म की बहसें करते हैं, लीडरशिप भी अकाउंटेबल होती है, हम भी अकाउंटेबल होते हैं, पब्लिकली नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके लोग पब्लिकली भी पार्टी पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसाइज कर लेते हैं। आप ऐसे दसियों लोग देखेंगे हमारी जमात में, बाकी जमातों के अंदर ज़रा इन सिरफिरों की तादाद कम है। लाहौर जिसका लाड़काना था, जहां बेनज़ीर भुट्टो को लेने के लिए अवाम का एक समंदर उमड़ आया था, आज वहां से आप एक MP की नशिस्त जीतने की पोजीशन में भी नहीं है। क्या आप सूबे में पार्टी को अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे? ये एक एंगल है जो आपने सवाल किया ना, ये एक एंगल है। ठीक है, ये बात भी दुरुस्त है कि इस वक्त हमारी वहाँ पर सीट्स नहीं है, पंजाब में बहुत ही कम है। एक वक्त था कि पंजाब की बुनियाद पे पीपल्स पार्टी चलती थी। साथ अगर हम ये देखें कि पीपल्स पार्टी को बने को 50 साल हो गए, और इन 50 सालों में या 52 सालों में पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसको तोड़ने की भरपूर कोशिश रही, जिसको ख़त्म करने की कोशिश रही, सिर्फ रियासती इदारों की तरफ से नहीं, इस मुल्क के मुल्लाओं की तरफ से, इस मुल्क के वडेरों की तरफ से, इस मुल्क के सरमायादार की तरफ से, राइट विंग पूरा मजहबी तबका, मिनहसुल तबका पीपल्स पार्टी के खिलाफ। आपको शायद आपने वो दौर नहीं देखा जब पीपल्स पार्टी बनी थी या ज़ियाउल हक का दौर था, तो उस दौर में बाकायदा पीपल्स पार्टी के ऊपर कुफ्र के फतवे लगते थे, ये काफरों की जमात है, ये बड़ी गलत जमात है। हालांकि पीपल्स पार्टी ने मज़हब की भी खिदमत की है, समाज की भी खिदमत की है, फ़ौज को भी मजबूत किया है, हर सेगमेंट को तगड़ा किया है, सरकारी मुलाजिम की खिदमत की है, आज़ादी इजहार के ऊपर आज़ादियाँ दी हैं। लेकिन ये ना हमारे, अब देखिए पीपल्स पार्टी बनती है 67 में, भुट्टो साहब के ऊपर कातलाना हमले होते हैं, मुल्क टूट जाता है, भुट्टो साहब को मुल्क मिलता है, मुश्किल से संभालते हैं, 77 में उनकी हुकूमत ख़त्म, 79 में, 77 से 79 तक जबरो इस्तबला है, पीपल्स पार्टी के लोगों को फांसियां हैं, कोड़े हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है वो क्या था।
आप पढ़ सकते हैं ना वो, वी हैव पास थ्रू दैट। कोड़े हैं, और जिल्लत क्या है कि किसी का घर महफूज नहीं। आज कहते हैं ना मेरे घर की दीवारें छलांगी गई। हम कौन सा घर है जिसकी दीवारें नहीं फैलांगी गई, जिसके घरों की बेहरुमती नहीं की गई, बल्कि लोगों के साथ तजलील की गई, उनकी बहू बेटियों को उनके सामने मारा गया ताकि लोगों के हौसले टूट जाए। फिर किलों में रखा गया और फिर फांसियां और कोड़े मारते थे। और कोड़े मारने का तरीकाकार ये होता था कि जेलों में कोड़े नहीं मारते थे। सजाएं देने के लिए शहरों के चौकों में मनादियां करा के लोग इकट्ठे करते थे, टिकटकियों पे बांध के पॉलिटिकल कारकुनों को, जिनका जुर्म सिर्फ यह था कि वो जुल्फकार अली भुट्टो के साथी थे, उनको टिकटकियों पे बांध के उनके आगे लाउड स्पीकर लगा देते थे ताकि उनकी चीखें लोग सुने और लोग डरे। इन हालात से गुजर के ये पार्टी आई। भुट्टो साहब का कत्ल हो जाता जी। एक तवील दौर है, बीबी शहीद जेल में है, कारकुन जेल में है, किसी को आज़ादी नहीं है। फिर वो तनका चुन के फिर दोबारा MRD खड़ी करती है, फिर वो एग्जाइल में है। उनके साथ क्या सूरत हाल है, उनके भाइयों के कत्ल होते हैं। फिर पीपल्स पार्टी 86 में आती है, तो उसको पीपल्स पार्टी को, तो इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ये वो जमात है जिसको कभी भी हुकूमत में आने या इसको आज़ादी से काम करने का मौका नहीं दिया गया। हमेशा इसको तोड़ने की, इसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई, पब्लिकली भी, अवामी लेवल पे भी। अवामी लेवल से मुराद ये है कि आप मजहबी तबका, यानी ये हद तक था कि मस्जिद मेंबर भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। अगर आपके महल्ले के इमाम हर जुमे का खुतबा पीपल्स पार्टी के खिलाफ दे रहे हो तो कितना मुश्किल वक्त होगा पीपल्स पार्टी का। फिर मज़हब का इस्तेमाल क्योंकि सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ तो उसने भी बढ़ा। तो हमारी सारी खामियों के बावजूद आज भी आप एक चीज़ देखिए, जब पीपल्स पार्टी आती है उस वक्त रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा, आज़ादी इजहार होगा, मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा होगा, पब्लिक के काम और उनकी से बढ़ जाएगी, पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ेगा। ये पीपल्स पार्टी का हमेशा से खासा है। इसके बावजूद प्रोपेगेंडा का हम शिकार हुए। अब खान साहब के दौर में आके सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, जो हकायक पे नहीं सिर्फ परसेप्शन की बातें कर रहा है। आप लोग भी जानते हैं ना कि इस वक्त परसेप्शन की गेम हो रही है, और परसेप्शन रियलिटी के खिलाफ होता है, या रियलिटी से अदरवाइज भी परसेप्शन खड़ा किया जा सकता है। आज वो कुछ हो रहा है। ये भी लंबी उम्र का नहीं है, इसको हम इंशाल्लाह इम्प्रूव कर रहे हैं। अब लोगों के अंदर कंपैरिजन आ गया, मुस्लिम लीग देख ली, बाकी मजहबी जमातें देख ली, PTI देख ली। अब लोगों को एक फेयर एनालिसिस का मौका होगा और हमें अपने अंदर खामियां दूर करनी है ताकि लोगों को हम मुस्तकबिल की बेहतर उम्मीद दे सकें। क्या ये बात दुरुस्त है कि लाहौर में जिसकी बादशाहत होगी तख्ते पंजाब उसी का होगा? पंजाब की हकमियत उसी को मिलेगी जिसके पास पंजाब का लोगों का मैंडेट होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हम भी कोशां हैं। कमर ज़मान कायरा तहम्मुल मिजाज सियासतदान है, तमाम पार्टियों में आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन आप इमरान खान के बारे में बहुत सख्त बयानात भी देते हैं। ये पार्टी पॉलिसी है? मैंने खान साहब की ज़ात पे कभी एतराज़ नहीं किया। मैंने हमेशा उनको खान साहब कहा है, वो मेरी इज्जत करते हैं। मैं जितना तनकीद उन पर करता हूँ उससे ज़्यादा तनकीद मैं बाकी अपनी इत्तेहादी जमातों पर भी कर लेता हूँ, अपने आज़ाद पे भी कर लेता हूँ। और मेरा कभी मकसद खान साहब को रिडिक्यूल करना या उनकी तौहीन करना नहीं है। उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ मेरा हक है। अगर ये परसेप्शन है तो मैं अपने कंडक्ट और अपने अल्फाज को रिव्यू करूंगा। किसी के साथ मेरी मुखासमत नहीं है, मेरा इख्तलाफ राय है। अच्छा, आज आप नून लीग को भी डिफेंड करते नजर आते हैं, कभी सोचा था कि शहबाज शरीफ का भी दिफा करना पड़ेगा? सियासत के अंदर आपको बर्दाश्त होनी चाहिए, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये कंपल्शन है। सियासत में हर जमात का, वो दुनिया के किसी मुल्क में हो, किसी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज में हो या हमारे जैसी स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसीज में हो, एक ही तरीकाकार है। हर जमात चाहती है कि उसको सीटें इतनी मिल जाएं, वो सारी सीटें जीत जाए और फिर अपना मैनिफेस्टो लागू कर सके। लेकिन ये भी होता है कि इस डेमोक्रेसी में सबको मैंडेट नहीं मिलता, मिक्स मैंडेट आता है, तो आपको इत्तेहादी हुकूमतें बनानी पड़ती हैं। ये आपको दुनिया के हर मुल्क में मिलता है कि इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं। अब जब आप मुखालिफ होते हैं तो मुखालफाना गुफ्तगू होती है, और जब आप इत्तेहादी होते हैं तो नेचुरली फिर मुखालफाना गुफ्तगू नहीं रहती, फिर आपकी मुफाहमाना सी गुफ्तगू होती है। ये दुरुस्त है कि हमारे यहाँ हम ज़रा टेम्परामेंट में ज़रा जज्बाती ज़्यादा हैं। मुखालफत होती है तो बहुत ज़्यादा, और दोस्ती होती है तो फिर सारी हदें क्रॉस, दोनों तरफ से हदें क्रॉस कर जाते हैं।
तो एक बैलेंस रखना चाहिए। मैं आपको एक और बात बड़ी तसल्ली से कह सकता हूँ जी कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने मुखालिफ को मुनासिब अल्फाज में तनकीद भी करूँ, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि खान साहब के अपने जो साथी बैठे होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं या वो हमारी क़यादत के ऊपर इस तरह की बातें करते हैं जिसके जवाब में बंदा इंसान ही है ना जी। आखिर हम भी जज्बाती हो के कभी कोई जज्बाती गुफ्तगू कर देते हैं, फिर उनको समझाते हैं कि भाई इस तरह गुफ्तगू नहीं करो, आपने एतराज़ करना है, आपका हक़ है, मेरा एतराज़ है, मुझे हक़ है। लेकिन अगर एक बंदा मुझे गाली देता चला जाएगा तो 2, 4, 5, 10 दफ़ा बर्दाश्त करने के बाद अल्टीमेटली मेरा भी टेम्पर लूज हो जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले आपको पसंद करते हैं, मुख्तलिफ अदवार में ख़बरें भी आती रही हैं कि आज या कल कमर ज़मान कायरा तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे, तो आप गए क्यों नहीं? बस मेहरबानी है जी उनकी, मैं खान साहब ने मुझे इनवाइट भी किया था जी। लेकिन मेरा अपनी जमात के साथ एक सिर्फ इक़्तिदार का ताल्लुक़ नहीं है, मेरा रोमांस है पीपल्स पार्टी। क्या ये बात दुरुस्त है कि शेख रशीद साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को मशवरा दिया था कि वो आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दें? जी शेख साहब उनके साथ भी, हालांकि मैं इख्तलाफ कर लेता हूँ लेकिन ये उनका प्यार है, उनकी मेहरबानी है, वाकई उन्होंने कहा था और बाद में उसका ख़ुद भी इजहार करते रहे। मैं उसके लिए शेख साहब का हमेशा ममनून रहूँगा। और अगर मशवरा ना देते थे तो क्या चांसेस ज़्यादा होते? नहीं, मैं नहीं समझता, मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने जो दिया मशवरा दिया, और मेरी क़यादत ने हालात के मुताबिक फ़ैसला करना था ना। उस वक्त हमारे अपने पास इतने वोट थे नहीं। काफ लीग की जो क़यादत है उनका गुजरात से ताल्लुक़ है, चौधरी परवेज़ लाई साहब, तो उस वक्त काफ लीग हमारे इत्तेहादी थे, तो उन्होंने मुझे वोट देने से इनकार किया था, ये उनका हक़ था, कोई मर्ज़ी नहीं है, लेकिन मेरी जमात ने मुझे कंसिडर किया। सो मैं नहीं समझता कि शेख साहब की वजह से, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठा। अगर आपके लिए कोई कलमा खैर कहे तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए। राइट। मफाहमत की सियासत ने पीपल्स पार्टी को नुकसान दिया या फ़ायदा दिया? इसको छोड़िए जी, मफाहमत की सियासत होनी चाहिए या नहीं, पहले तो ये सवाल है ना। नफ़ा नुकसान तो अपनी जगह, फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी का नुकसान हुआ तो पीपल्स पार्टी को क्या मुखासमत की पॉलिटिक्स कर लेनी चाहिए? नहीं, पीपल्स पार्टी को उस नुकसान को बर्दाश्त करके फिर मुफाहमत की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसी मुफाहमत के रवैये ने, मुफाहमत है क्या? मुफाहमत समझौता नहीं है। मुफाहमत यह है कि मैं आपको बर्दाश्त करूं, आप मुझे बर्दाश्त करें, और कोई अपने आप को अक्ल कुल ना माने। मैं खान साहब को अक्सर ये कहता रहता हूँ, इमरान खान साहब पे मैं तनकीद भी इसलिए करता हूँ कि ये रवैया कि मैं जानता हूँ और मैं सब समझता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा ज़हीन हूँ और मैं यूरोप को सबसे बेहतर जानता हूँ, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। रवैया ये है कि इंफरादी तौर पे इंसान कितना अक्लमंद हो जाए, इज्तिमाई शऊर का और इज्तिमाई अकल का मुतबादल नहीं हो सकता। हमारे अल्लाह का भी हुक्म है कि मुसलमानों को, और जमहूरियत का भी यही उसलूब है, जमहूरियत में भी जो आपके मसाइल होते हैं आप कलेक्टिवली एक जगह बैठ के उनके ऊपर राय देते हैं, और फिर जो राय कसरत की बनती है या टोटलिटी में आ जाती है या कसरत की राय को आप फॉलो करते हैं। अल्लाह का भी यही हुक्म है। अल्लाह ने भी हमें मुसलमानों को यही कहा था कि तुम्हारे दरमियान को मसला आ जाए तो आपस में शुरायत क्या करो, आपस में मशवरा किया करो। तो कोई फ़र्द अकेला अकल कुल नहीं हो सकता, कलेक्टिव विजडम बड़ी विजडम होती है। बिल्कुल सही। चलिए हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। कमर साहब बताइए, ज़रा तारुफ कराइए, हमारे साथ कौन कौन है? आप इनसे तारुफ खुद कीजिए। अच्छा आप बताएं। मैं जी इनका बेटा हूँ, हमजा कमर कायरा। ये हमारे कज़न है नबील कायरा साहब। अच्छा, ये मैं जुनैद आज़म जी, है सारे मेरे। माशाल्लाह। अच्छा हमजा, आपसे जानना चाहूँगी कि आपके फादर क्या इतने ही संजीदा हैं आम लाइफ में जितने नज़र आते हैं, या घर में हंसी मजाक चलता है? घर में हंसी मजाक भी चलता है जी, और घर में पापा के साथ सिर्फ अगर किसी चीज़ पे हमारा इख्तिलाफ होता है तो वो कोई लॉजिकल बात नहीं होगी तो उस पर होगा, वरना जिस तरह इनका बाहर अवाम के साथ है उसी तरह घर पे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अच्छा। कि आप लॉजिकली बात करें उस पर कायल कर सकते हैं इनको। अच्छा। आप इनको अपने प्यार से या इस पे नहीं आप इनको कायल कर अच्छा, आप सकते। इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर, इमोशनली नहीं आप कर सकते। रीजंस देनी होंगी। किन चीज़ों में पर्टिकुलर है अपनी औलाद को लेकर कि ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं जो डिफाइंड हैं, इन ये लाइन क्रॉस की तो बस ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं कर चीज़ें वो है जी जो मेरी नज़र में जी, और मैं कोई परफेक्ट मैन नहीं, मेरी नज़र में मेरे घर के नज़म को, मेरे इस सारे कलेक्टिव फैमिली के नज़म को, मेरे शहर के नज़म को ख़राब कर सकती है।
मेरी नज़र में मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की, मेरी वाइफ की, मेरे बाकी अजीज़ों अकरबा की, इनकी जो आदत मुझे मुनासिब नहीं लगती है। मैं समझता हूँ कि इससे जनरल परसेप्शन भी ख़राब होगा और हम चले छोटे मोटे लोगों के सामने रोल मॉडल होते हैं, तो वो रोल मॉडल लोगों के सामने अगर मैं ही ख़राब कर लूँगा अपने आप को और मैं ही गलत बातें करूँगा और कंप्रोमाइज़ करता चला जाऊँगा, तो नतीजतन फिर लोग भी इस रवैये को इख्तियार करेंगे। तो यही रवैया इख्तियार करके पहले हम यहाँ तक पहुँचे जिसका मैं जिक्र पहले कर रहा था। तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने रवैये में कुछ चीज़ें वो हैं जो लोगों को, मतलब मैं किसी गलती से रोकूंगा, जो बंदा गलती से रोकता है वो अच्छा नहीं लगता, उससे बंदा इरिटेट होता है। लेकिन अदरवाइज भी हमारा बड़ा दोस्ताना भी है। मेरे अपने वालिद साहब से साथ बिल्कुल दोस्ती नहीं थी। अच्छा। वो बड़े स्ट्रिक्ट फादर थे और हमारे आपस में गुफ्तगू के करते हुए भी एक लिहाज होता था, उनके साथ फ्रेंकली गुफ्तगू नहीं हो सकती थी। मेरे चाचा मरहूम बड़े, दे वर वेरी गुड पीपल, बड़े हमारे हर चीज़ का ख्याल रखने वाले थे। उन्होंने हमें सब कुछ दिया दुनिया में, लेकिन हमारी उनसे दोस्तियाँ नहीं। उस उम्र में खैर आम रिवाज भी ये था, वालिदैन सख्त होते थे। हमारे दौर में जरा वालिदैन डेमोक्रेट हो गए कुछ। मैं तो कम्युनिकेशन गैप भी कम हो गया। विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस डेमोक्रेट हुआ। अच्छा, गुस्सा ज़्यादा किस बात पर आता है जो बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं हो सकती? मुझे ना जी, लोगों की तौहीन करना, किसी चीज़ से मुआशरती नाम टूटे या टूट रहा हो, या किसी फ़र्द की तज़हीक हो उसके कलर की बुनियाद पे, उसके मज़हब की बुनियाद पे, उसकी बिरादरी ज़ात की, ये मुझसे टॉलरेट। बाकी वहाँ चीज़ टॉलरेट करना, बाकी इंसानों की तज़लील बर्दाश्त नहीं, सब सिंपल, वो नहीं बर्दाश्त। सेल्फ रिस्पेक्ट जो लोगों की, ठीक है। बाकी सियासतदानों के पेट काफ़ी निकले हुए होते थे, पर्टिकुलर मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस। तो आप पर्टिकुलर हैं अपनी डाइट, अपनी हेल्थ के, फिटनेस के बारे में, वर्जिश वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज? कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत खाने का ख्याल करता हूँ, लेकिन कोई ना खाने का कोई शेड्यूल है, ना सोने का कोई शेड्यूल है, ना कोई आराम का है। हाँ, मैं ये कर लेता हूँ कि हफ्ते में कोई 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी हो सकता है कि वॉक कर ले, जितना टाइम मिल जाए वॉक करें, थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर लें, कोई थोड़े बहुत योगा की एक्सरसाइज कर ली, कभी वीक में 2-3 दफ़ा वो कर ली। इसी तरह थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा डाइट के ऊपर ध्यान कर लिया। अच्छा, आपकी शादी कब हुई, कैसे हुई, फैमिली में हुई? जी, मेरी शादी फैमिली में हुई। मैं, मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों कज़न्स हैं। दो मेरी फूफोज़ाद हैं, मैं उनका मामूज़ाद हूँ। अच्छा। और 90 में हमारी शादी हुई थी। लड़ाई मियाँ बीवी में ज़्यादा किस बात पे होता है कि ये बोन ऑफ कंटेंशन एक चीज़ है जिस पे लड़ाई हो जाएगी? बहुत ज़्यादा नहीं होती हमारी लड़ाई। अच्छा। क्योंकि वो सियासी मामलात में उनका अमल दखल नहीं होता। उनके साथ भी बेसिकली छोटा मोटा इख्तलाफ कभी बच्चों के इशू पे हो गया या इस फैमिली के किसी इशू पे हो गया। कौन स्ट्रिक्ट है, बाबा स्ट्रिक्ट है ज़्यादा या आपकी वालदा? स्ट्रिक्टनेस में तो मैं कुछ स्केल नहीं कर सकूँगा। अच्छा। मगर पापा ने जैसा बताया कि पापा की कुछ चीज़ें हैं जिन पे उनको गुस्सा आएगा, बट अदरवाइज वेरी फ्रेंडली। हर जगह पे जो आपने कहना है, जो शेयर करना है, आप पापा के साथ खुल के कर सकते हैं। हमारी फैमिली में जो कुछ बड़े हैं, हमारे छोटे चाचा हैं, उनके साथ खुल के नहीं शेयर कर सकते, थोड़ा डर होता है। मगर जॉइंट फैमिली, पापा के साथ सब लोग आके शेयर कर लेते हैं, मेल फीमेल सब लोग। तो आपका कोई प्लान है, आप क्या कर रहे हैं, कोई प्लान है आपका पॉलिटिक्स में आने का? मैं अभी रिसेंटली लंदन से कंप्लीट करके आया हूँ अपना मास्टर्स। अच्छा। तो अभी तो वापस आके अभी कोई ऐसा खास प्लान नहीं है। हम शादी कराने से दूर हैं। हाँ। मगर हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली में जो बड़ों का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन। आप क्या चाहेंगे कि हमजा पॉलिटिक्स में आए? ये चाहे से जी, पॉलिटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट फील्ड, कोई आसान फील्ड नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा सारे कज़न्स में, इसके उम्र के जो सारे कज़न्स हैं उसमें जो क्वालिफाई करेगा वो लीड करेगा। अच्छा। ये तो फेयर प्ले है ना। बिल्कुल। अच्छा नवीद सर, ये बताइए कि कमर साहब तो हल्के में कम ही टाइम दे पाते होंगे, तो आप बताएं कि कैसी तैयारियां जा रही हैं अगले इलेक्शन की, हल्के की क्या सिचुएशन है? देखें जी, हमारी तो सारे ख़ानदान की कोशिश ये होती है कि किसी की गमी और खुशी ना मिस हो। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे हालात भी ठीक हैं हल्के में। मैं समझता हूँ कि हमारे हल्के की जो आवाम है ना, उनकी बदनसीबी है जो उन्होंने 10 साल हमारे भाईजान जैसे
पॉलिटिशियन को मिस किया। देखें आगे इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। ठीक है, आप ये बताइए कि आप सुपरस्टिशियस हैं, बिलीव करते हैं ये एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन चीज़ों पे? नॉट एट ऑल। मैं बड़ा स्टेट साइंटिफिक अप्रोच का बंदा हूँ। ठीक है, आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, कैसा आपकी वाइफ का कैसा रिएक्शन था? वो खुश हुई? बीवियाँ कहने को खुश होती हैं लेकिन नहीं भी होती बाज़ का। नहीं कि अच्छा, खुद बात बीवियों तो होती है, वो फरमाइश करती है अभी हेयर ट्रांसप्लांट करा लें। वैसे मैं ज़रा लाइटर साइड पे कह रहा था। यकीन जी, देखिए बंदा ना, औरतें ज़रा ज़्यादा पंड समझ के रहती है, मर्द भी कम नहीं करते। मैं भी सुबह उठता हूँ, कोई शेव करता है, कोई बाल तुरशवाता है, कोई नहा धो के कपड़े साफ पहनता है, फिर उसके मुताबिक देखता है कि अच्छा मैंने इस रंग का शलवार कमीज या पैंट कोट पहना है तो इस रंग की टाई लगानी है। तो ये सारा इसलिए होता है कि मैं अच्छा लगूँ। बिल्कुल। सो ये भी एक है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और अब पहले लोग विग लगाया करते थे, अब नेचुरल आ गया है आपका, तो अच्छा लगने का एक खुलिया था, हमने भी इस्तेमाल किया और अच्छा लगा। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितनी आपकी, अगर आप बताना चाहें? तो आपने बड़ा गलत सवाल किया। अच्छा चलिए यही बता दें, टैक्स कितना देते हैं? टैक्स में देता हूँ जी, मेरा ख्याल है कोई 6-7 लाख 8 लाख साल का। अच्छा, जो मेरे जिम्मे होता है। मेरा कलेक्टिव फैमिली है जी, मेरा कोई कारोबार नहीं। अच्छा। अब हमजा ने कुछ है, सोच रहा है कि मैं कारोबार करूं, वो भी फैमिली के साथ ही। तो फैमिली में मेरे सारे भाई अपना अपना काम करते हैं। राइट। मुझे स्टूडेंट लाइफ की तरह आज भी अपना महीने का खर्चा मिलता है। जितने मुझे पैसे रिक्वायर्ड होते हैं वो मेरे अकाउंट में होते हैं, तो मुझे मिल जाते हैं। उससे ज़्यादा चाहिए हो तो मैं भाइयों से ले लेता हूँ। अच्छा। यही मेरा, मुझे नहीं पता मेरे घर की आमदन कितनी है, और मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि मेरे घर का एग्जैक्ट खर्चा कितना है। अच्छा, ठीक है। ये कलेक्टिव लाइफ का हिस्सा है, इसी तरह चलता है। ऑब्वियसली जॉइंट फैमिली है, वर्क्स टुगेदरली। वेलकम बैक टू बाकमाल। हम मौजूद हैं कायरा साहब के डेरे पर। कायरा साहब, ये बताइए कि डेरे और थड़ों की सियासत क्या अभी भी जिंदा है या सोशल मीडिया ने इसे महदूद कर दी है? सोशल मीडिया एक नया फिनोमेना है और बड़ा पावरफुल है, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन थड़े की पॉलिटिक्स, ये थड़े की पॉलिटिक्स है ना, लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, किसी एक जगह पे बैठ जाएं, किसी एक लान में बैठ जाएं, किसी बाज़ार में है तो किसी थड़े पे इकट्ठे हो जाएं। ये बुनियादी तौर पे कुर्ब का आपस में ताल्लुक़ है कि आप आपस में बैठ के, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हम ख्याल हो और एक कमरे में बैठ के नहीं, बल्कि सारे वो बैठे हैं, सारे लोग आवाम बैठी है, ओपन जगह बैठे होते हैं और सब अपने मसाइल। और ये मामला आज भी है, जहाँ पे भी मालों में, गलियों में, शहरों में चौपाल होती है, कचहरी इसी तरह चलते हैं कि आप मुख्तलिफ ख्याल लोग बैठे होते हैं, आपस में रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पोलिटिकली, कल्चरली, सेक्टेरियली बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं आपके, और वहाँ बैठ के आप बड़ी तल्ख किस्म की बहसें होती हैं, ज़ोरदार किस्म के मबाइसे होते हैं, लेकिन लोगों में टॉलरेंस इतनी होती है। और वहाँ पे अगर कोई बंदा टॉलरेंस से बाहर निकलता है, उससे मामले में ख़राबी पैदा करना चाहता है, तो उसको मेजॉरिटी जो होती है उसको स्नब कर देती है। सो वहाँ पे एक किस्म की डेमोक्रेसी है कि आपका राइट टू डिफ़र है, लेकिन राइट टू डिफ़र से मुराद ये नहीं है कि आप अथॉरिटेरियन हो गए, तो वो बड़ा डेमोक्रेटिक। लेकिन वो आप जैसे चंद लोगों में शायद रह गई है, वरना यूजुअली तो एक सोशल मीडिया की नज़र ही हो गई है। ये भी है, सोशल मीडिया लोगों को बहुत तेज़ी से इन्फ्लुएंस कर रहा है क्योंकि हर बंदे के पास है जी। अच्छा, ये भी एक अलमिया हो गया है ना कि हम बैठे हैं तो एक बंदे ने बात की, मैंने की, आपने की, मुख्तलिफ लोगों की बातें हो गई। उसके बाद एक मीडियम आ गया अखबार का, या रसाले आते थे तो रसाले के ज़रिए कोई ख़बर आ गई, अखबार के ज़रिए कोई ख़बर आ गई। तो मुझे कोई कम से कम 24 घंटे मिलते थे या 10, 12, 15 घंटे मिलते थे कि मैंने अखबार में ख़बर पढ़ी, आपने पढ़ी, किसी रसाले में पढ़ी, तो उसको सोच के कि ये ख़बर हो सकती है, नहीं हो सकती है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत होता था। मैंने फ़र्ज़ करें मेरी जमात के बारे में कोई बात करनी है और सोशल मीडिया नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आज मैंने अखबार में ख़बर पढ़ी और कल वो उसका रिबटल आना है, तो मैंने शाम को रिबटल देना। मैं आराम से सोचूंगा कि ये है, नहीं है, इसका माजी क्या है, मुझे कैसे बात करनी है। सोशल मीडिया का अलमिया ये है कि यहाँ पे तो ख़बर आई, इतनी तेज़ी से चीज़ें आ रही होती हैं, आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, फलान है, और लोग इतना बैडली फॉलो कर रहे होते हैं इसको कि मसलन आपने ध्यान दिया, और अक्सर मैंने देखा दोस्तों को कि वो बगैर माइंड अप्लाई किए कि ये खबर जो मैं पढ़ रहा हूँ ये दुरुस्त है, हो सकती है, नहीं है, क्या क्रेडिबल है, सोर्स क्या है, वो उसको फौरी तौर पे रिट्वीट कर देते हैं, तो आगे ग्रुप में शेयर कर देते हैं।
सो इससे ये जो कम रिस्पांस टाइम हुआ है, इससे रियलिटी दब गई है बिल्कुल। और परसेप्शन आगे। तो मेरा ख्याल है भी इस पर ठहराव आएगा। ये मीडियम तो बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरह सोशल मीडिया लेकिन बाज़ दफ़ा मिस यूज़ हो जाता है। ठीक है, तलवार के इंतखाबी निशान के पीछे ख़ास पस मंज़र था, ये तीर के पीछे क्या फ़लसफ़ा है? तीर के पीछे फ़लसफ़ा तो वही है, रेजिस्टेंस की अलामत है तीर। बेसिकली तलवार भी रेजिस्टेंस की अलामत है जी। लेकिन इसके पीछे फ़लसफ़ा इसलिए आया कि जब तीर का निशान हम पे पाबंदी लगा दी गई, मैंने पहले भी आपके सवाल के जवाब में बताया ना कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसको 50 साल से अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है। एक वक्त आया कि हमारी जमात को पाबंदी लगा दी गई, बीबी शहीद पे पाबंदी लगा दी गई। पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इलेक्शन सिंबल के जो निशानात का पैटर्न है उसमें से निशान ही निकाल दिया गया, तीर का, तलवार का। पीपल्स पार्टी रजिस्टर नहीं हो सकती। तो फिर हमने पीपल्स पार्टी के साथ एक और जमात रजिस्टर कराई, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस थी। वो एक मजबूरी थी, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को ये करना पड़ता है। और फिर हमारा निशान जो था वो हमने तीर का लिया, क्योंकि तलवार का निशान उन्होंने सिंबल्स की लिस्ट से खारिज कर दिया। अच्छा। तो ये वो तमाशे थे जिसके नतीजे में हमें ये करना पड़ा। पर दोनों ही निशान, तलवार हो या तीर हो, ये रेजिस्टेंस की अलामत है। राइट। अच्छा, मज़दूरों, नंगे पाँव वाले, मुतवस्त, गरीब तबकों की नुमाइंदा पार्टी में क्या फ्रंट लाइन पे लीडरशिप में कोई गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आगे आ सकता है, अपनी जगह बना सकता है? पीपल्स पार्टी में आपको आज भी ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त बदकिस्मती हमारी ये है या बदबख्ती हमारी ये है कि फिर जो पीपल्स पार्टी ने एक कल्ट तोड़ा था ना, भुट्टो साहब ने, जो बिरादरियों का, कबीलों का, मसलकों का और आम आदमी को हक दिया था, एम्पावर किया था, वो खासा कमज़ोर हो गया। लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसके अंदर आम कॉमनर्स, पढ़े लिखे अपनी जगह रखते हैं। इसमें एक कोली खातून वो सेनेट की मेंबर बन सकती है। इसमें एक आम अक़लियतों का बंदा वो सेनेटर बन सकता है। इसमें फ़रतुल्लाह बाबर साहब जैसे बड़े सफ़ेद पोश आदमी लेकिन बड़ी तवाना आवाज़ होते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, ताज हैदर साहब है, हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जी। ये तो कलेक्टिव लाइफ का हिस्सा है, सब लोगों का प्यार है। वरना आप इंडिविजुअली मुझे देखें तो मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। राइट। यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में आप वज़ीर इत्तलात थे, अब शहबाज शरीफ के दौर में आप उनके मुशीर हैं। इन दोनों में से किसको बेहतर वज़ीर आज़म पाया आपने? ये कंपैरिजन कोई नहीं होता, हर बंदे की अपनी एक अहमियत होती है, गिवन सर्कमस्टांसेस में उसने काम करना होता है। गिलानी साहब बड़े तहम्मुल वाले, बड़े बुरदबार ठंडे से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत प्रोएक्टिव आदमी हैं, बहुत तेज़ी से काम करने वाले, क्विक। तो दोनों का कंपैरिजन करना मुनासिब नहीं है, लेकिन दोनों की अपनी खासियत है। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि शाह महमूद कुरैशी जब वज़ीर ख़ारजा थे तो वो अपनी जाके लॉबिंग करते थे कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए बाहर जाकर? देखिए, मैं किसी भी वज़ीर का ये काम है, जब उसको वजारत मिल जाती है तो वो ज़रा लाइमलाइट भी आ जाता है ना, उसको मीडिया भी प्रोजेक्शन करेगा, ये करे तो वो दुनिया के फोरम उसको अवेलेबल होंगे। वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उनको बहुत सारे फोरम अवेलेबल थे। वहाँ पे जाके अगर आप सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन में आ जाते हैं और आप किसी दूसरे को या अपनी पार्टी का जिक्र नहीं करते, मैं क्या हूँ, मुझे ये शनाख्त दी है मेरे इन भाइयों ने, मेरे हल्के के लोगों ने और मेरी जमात ने। नहीं, मेरी जमात मुझे टिकट ना देती तो मैं 2002 का इलेक्शन कैसे जीतता? नहीं जीत सकता था। मैं 2002 का इलेक्शन ना जीता, मेरी आइडेंटिटी ना बनती। 2008 में मुझे टिकट ना मिलता, फिर क्या होता? मेरी जमात तो पता नहीं ये सीट जीतती या हारती, लेकिन मैं कहाँ होता? फिर मुझे मेरी जमात ने, इन सब मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया, मेरे हल्के ने, मेरी माँ बहनों ने मेरा साथ दिया। लेकिन अल्लाह का फजल रहा, बट जमात की बुनियादी तौर पे एक जमात का बड़ा रोल था। फिर बहुत सारे लोग जीते थे, सारे वज़ीर तो नहीं बन गए थे। बिल्कुल। मैं फर्स्ट लॉट में वज़ीर बना दिया उन्होंने मुझे। राइट। फिर उसके बाद मुझे कई वजारतें दी गई, फिर गवर्नर बनाया गया। तो ये नेचुरली आपको जमात प्रोजेक्ट करती है। अब मेरा प्रोफाइल बन गया है, अब आप मुझे जानते हैं, अब मुझे मीडिया मेरी बात सुन लेता है, लोग मुझे पहचान लेते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ। तो ये अल्लाह का फजल है, बट मेरी जमात की मेहरबानी है, इन सब की मेहरबानी है। अब मैं अगर ये करूँ कि मैंने ये किया और मैंने वो किया और मैं ही ज़हीन आदमी था और मैं ही अक्लमंद था,
तो मैं अपनी प्रोजेक्शन यानी अपनी ज़ात के गिर्द चीज़ें घुमानी शुरू करूँ तो इससे जमात को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, 4 सूबों की जंजीर अंदरूनी सिंध तक क्यों महदूद होकर रहेगी? उसका जवाब मैं दे चुका हूँ पहले, आपको बड़ी तफसील से इसका जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी को पिछले 50-52 साल से ये जद्दोजहद में है। लेकिन अभी कुछ अरसे में अगर आप देखें, कुछ सालों में बीबी के बाद से तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल। मैंने वही अर्ज किया, एक लीडर का कत्ल, बच्चों का कत्ल, दूसरी लीडर का कत्ल, एग्जाइल, लोगों को तोड़ना, जमात। 2002 में इलेक्शन हुआ, हम बड़ी पार्टी थे, हमारा हक था कि हमें गवर्नमेंट बनाने का हक मिलता, नहीं दिया गया। और हमारी जमात में से लोग तोड़े गए, वफादारियाँ तब्दील कराई गई और उनको नाम पेट्रियट का दे दिया गया कि ये वफादार हैं। मैंने तब भी कहा था कि अगर ये वफादारी की अलामत है पार्टी से बगावत, तो हम तो फिर गद्दार ठहरे ना जो पार्टी के साथ ठहरे। अच्छा, कहा जाता है कि एक जरदारी सब पर भारी, क्या ये पार्टी के मैनिफेस्टो को जाता है या उससे ये लोगों करता है या उससे अलग है? लोगों का प्यार है, ये पार्टी के कारकुनों का जरदारी साहब से अपना प्यार है। उन्होंने साबित किया है कि मुख्तलिफ अदवार में जो चैलेंजेस आए पाकिस्तान को या पार्टी को, दोनों सूरतों में उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी बड़ा कमाल का रोल प्ले किया और पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए भी। आज आपको सीपैक नज़र आता है, आज आपको बाकी चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो लेकिन यूजुअली ये पैसे की उसमें इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल होता है कि एक जरदारी सब पे भारी बेसिकली। जरदारी साहब ने कहा ना कि अगर हसन मुर्तज़ा वज़ीर आला पंजाब बनते तो मैं पैसे लगाता। नहीं, इस पे बेसिक कोई बात नहीं। एक तो होता है ना खर्चा, ये खर्चा होता है जी, इलेक्शन में खर्चे नहीं होते हैं, तो इस तरह का अगर कोई खर्च हो तो वो कर दे, लेकिन पैसे लगा के वोट खरीदने से बात नहीं थी उनकी। भुट्टो फांसी चढ़ गए, बेनज़ीर भुट्टो धमाके में शहीद हो गई, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी बाएं बाजू की जमात जानी जाती थी। क्या आज भी पीपल्स पार्टी बाएं बाजू की जमात ही कंसिडर की जाती है? देखिए, ये जो बायां बाजू दायां बाजू है ना, बुनियादी तौर पे ये है इस बात की अलामत के समाज बुनियादी तौर पे फंडामेंटलिस्ट होते हैं, या फंडामेंटलिस्ट कह दिए रवायत परस्त होते हैं। आसानी से लोग अपनी आदतें रवायतें तब्दील नहीं करते, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स तब्दील नहीं करते। तो कुछ लोग जो चीज़ों को तब्दील करना चाहते हैं, नए हालात के मुताबिक एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको हम रोशन ख्याल, तरक्की पसंद, इस तरह का, तो यही जमातों के ऊपर लगाया गया कि पीपल्स पार्टी, ये दायां बाजू बायां बाजू उसी से बना दिया गया था। पीपल्स पार्टी बिलाशुबा एक रोशन ख्याल जमात है, प्रोग्रेसिव जमात है। आज भी पीपल्स पार्टी नए ख्यालात, नए आइडियाज़ और जो रुजत पसंदी है उनको ख़त्म करके उसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी। पीपल्स पार्टी जागीरदाराना रवायतों से, सरमायादाराना रवायतों से, इन सब से इनहिराफ का नाम था। पीपल्स पार्टी बरादरियों, कबीलों, मसलक, इनसे इनहिराफ का नाम था। ये अलग बात है कि तदाद ज़माना जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या हुआ, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत आ गया है, बल्कि काफ़ी बहुत आ गया है। लेकिन आज भी हम अपनी इस डिस्टिंक्ट शनाख्त के साथ कायम हैं कि लोगों को, कौमियतों को, हम जो मसलकों और मज़ाहिब के मानने वाले हैं, जो तादाद में हमसे कम हो सकते हैं, यानी उनकी शनाख्तें कई हो सकती हैं, किसी मज़हब के मानने वाले, किसी मसलक के मानने वाले, किसी कौम कौमियत से ताल्लुक़ रखते हो, उनको किसी क्लास ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हो, उनको अगर किसी जगह तहफ़्फ़ुज़ मिलता है या उनकी कहीं बात होती है या कोई पार्टी उनके साथ मुसम्मम तौर पर खड़ी होती है, तो वो पीपल्स पार्टी। पंजाब में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे या अलग इंतखाबात? ये तो सवाल है, एक तो ये मेरी क़यादत का, मैं क़यादत में हूँ नहीं, दूसरा इसका जब वक्त आएगा देखेंगे। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अच्छा, ठीक है, चलें आप कंटिन्यू करें, अपने लोगों के मसाइल वगैरह सुने। आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।